दोस्तों 19 मई 1910 को जन्म होता है रामचंद्र का, जिन्होंने गोली मार के हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की। अब रामचंद्र नाम सुन के आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली नाथूराम गोडसे की ही बात कर रहा हूँ, जिनको आप सभी जानते हैं, जो एज अ मर्डरिस्ट कहे जाते हैं पिछले कई सालों से, कि जिन्होंने मर्डर किया है महात्मा गांधी का। इस वीडियो में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण थे जिनके कारण नाथूराम गोडसे ने मारा था उन्हें। एक भरी भीड़ में जाके उन्होंने सबके सामने 3 गोलियां दागी थी, जिसमें से 2 गोलियां उनके शरीर के आर पार निकल गई थी और 1 गोली उनके शरीर में ही रह गई थी। ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े लीडर, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे काम किया और एक हद तक काफी कुछ किया इंडिया के लिए, उन्हें गोली मारने की जरूरत पड़ गई? ऐसे क्या रीजंस थे कि नाथूराम गोडसे को कई लोग कहते हैं कि वो गलत थे और कई लोग कहते हैं कि वो सही थे? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर नाथूराम गोडसे ने मारा क्यों था गांधी जी को। क्या उनकी पर्सनल चीजें थी या क्या ऐसा प्रोफेशनली उनको हार्म कर रहा था जिस कारण से उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा? वो चाहते तो कानूनी कार्यवाही भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया? वो तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफाइड विद शशांक में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है, एंड लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सो दैट मैं भी इंस्पायर हो सकूं ऐसे वीडियोस और भी बनाने। 19 मई को पुणे में जन्म होता है एक ब्राह्मण फैमिली में रामचंद्र का, और इनके फादर जो थे वो पेशे से पोस्टमैन थे। अब आपको भी डाउट हो रहा होगा कि मैं बार बार रामचंद्र क्यों बोल रहा हूँ इनके नाम को। सो बेसिकली इनका जो नाम था वो रामचंद्र ही था, लेकिन इनके घर में क्या हुआ था कि इनके पैदा होने से पहले ही 3 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई थी, जिसमें से 3 लड़के सर्वाइव नहीं कर पाए थे। सो इनके घर वालों ने एक ऐसा सुपरस्टिशन मान लिया था, ऐसा बिलीव कर लिया था कि हमारे घर में जो लड़के हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मौत बचपन पे ही हो गई थी, इस कारण से इनको एक लड़की के गेटअप पे रखा गया। सो लड़की के गेटअप पे रहते थे ये बचपन में अपने, और इस कारण से इनकी नाक भी छिदवाई गई थी ताकि नोज पिन या नोज रिंग पहन सके, और यहीं से इनका बदला हुआ नाम निकल के आता है नाथूराम। सो रामचंद्र ओरिजिनल नाम था इनका, लेकिन नाथूराम रखा गया ड्यू टू ऑल दो सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद जब इनका भाई पैदा होता है तब इनका जो गेटअप है वो फीमेल से मेल कर दिया जाता है, लेकिन नाम जो कि बचपन से कई लोगों ने पुकारा और कई लोगों ने बुलाया तो वो तो रटा ही रहेगा लोगों को। सो इस कारण से नाथूराम ही चलता चला आया। अब अपनी हाई स्कूलिंग करने के बाद दोस्तों ये संघ के मेंबर भी रहे काफी समय तक, और आरएसएस के भी मेंबर रहे। ऑल्दो महात्मा गांधी की हत्या के केस में फंसने के बाद आरएसएस हमेशा से ही डिनाई करते चला आया है कि ये कभी भी हमारे मेंबर नहीं रहे, एंड मोर देन दैट इनकी फैमिली जो थी वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं की कि ऐसा कुछ है। सो उनका यही कहना था कि ये मेंबर थे, अंतिम समय तक थे, बट अब ये इन चीज़ों पे हम बात करके या डिस्कस करके कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। सो ये चीज़ है जो एज अ डाउट चलती चली आ रही थी उस वक्त। सो ये बात तो तय है और ये फिक्स है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू संगठन में कई बार रह चुके हैं और अपना रोल प्ले कर चुके हैं। सो जाहिर सी बात है एक अटैचमेंट इनका हिंदुओं से था ही सही, क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में पैदा भी हुए थे एंड साथ ही साथ ऐसे ग्रुप में भी रह चुके थे, तो एक पर्सनल अटैचमेंट इनकी थी हिंदू ग्रुप को लेके स्पेसिफिकली। सो दोस्तों अब आते हैं टॉपिक की बात पे कि आखिरकार क्यों उन्हें मारना पड़ा गांधी जी को। सो ये बात है उस समय की जब उनकी पेशी चल रही थी या वो जब कोर्ट में थे और इन चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था कि आखिर आपने क्यों मारा, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपनी सफाई दी और ये बताने की कोशिश की कि क्या क्या वो रीज़न थे जिनके कारण उन्होंने मारा है गांधी जी को, ये बताने के लिए उन्होंने दोस्तों 5 घंटे का समय लिया, जिसमें 112 पेज में उनका पूरा बयान लिखा गया। अब दोस्तों ये बयान जो उन्होंने दिया, तो गवर्नमेंट ने कोर्ट से ये एक रिक्वेस्ट की थी कि इस बयान को पब्लिश ना किया जाए, पब्लिक ना किया जाए, लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया और ये बयान को पब्लिक भी किया गया एंड इवन पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जब ये पब्लिश हुआ तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे इससे नेहरू, और डिसअपॉइंट होने का रीज़न ये था क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये बयान पब्लिक हो गया, ये लोगों को पहुंचता है लोगों तक, तो ये कहीं ना कहीं गांधी जी की इमेज को हैम्पर करता है। एक अच्छी इमेज बनी हुई थी गांधी जी की उस समय पर, क्योंकि उनके एक बार रिक्वेस्ट करने पे, एक बार बोलने पे लोग एक्शन पे उतर आते थे और लोग सुनते थे उनकी बात। तो वो चाहते थे कि वो इमेज धूमिल ना हो, वो इमेज बर्बाद ना हो। इस कारण से उन्होंने इवन नाथूराम गोडसे का जो स्टेटमेंट थे, जो गवाही दी उन्होंने कि उन्होंने क्यों मारा गांधी जी को, इस पे उन्होंने बैन लगा दिया, और ये बैन काफी लंबे समय तक रखा, और इसके कारण काफी लंबे समय तक लोग अनअवेयर रहे कि एक्चुअली में रीजन क्या थे या क्या नाथूराम गोडसे ने गवाही दी थी। फाइनली जाके 1968 में इस बैन को हटाया गया और फिर उसके बाद से ये बुकों में प्रिंट होना शुरू हुआ और न्यूज़पेपर में भी आने लगा। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं लोग अटेंशन पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
इस चक्कर में हमें भी गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, हमने भी चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से वो थी, क्योंकि हमारे सामने उन चीज़ों को रिप्रेजेंट ही वैसा किया गया जैसा वो करना चाहते थे। अब दोस्तों नाथूराम गोडसे सही थे या गलत थे ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन इवन उसी वक्त उनका बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था और पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट किया था कि अगर वो अपनी सज़ा कम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास सॉल्यूशंस भी हैं। इस बात का जिक्र होता है कि एक बार भीमराव अंबेडकर ने भी नाथूराम गोडसे से मुलाकात की थी और सजेशन दिया था उनके वकील को कि अगर वो चाहें तो उम्र कैद की सज़ा में ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं उनकी फांसी वाली सज़ा को, और इसका जवाब भी नाथूराम गोडसे ने बाद में दिया था। इस बुक का नाम था वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, रिटन बाय कॉनरॉल्ड एल्स। इसके पेज नंबर 19 में ये मेंशन है कि वकील से बात करने की कोशिश करते हैं भीमराव अंबेडकर और ये सजेशन देते हैं कि अगर नाथूराम गोडसे चाहते हैं अपनी सज़ा को बदलवाना, फांसी से अगर उनकी सज़ा को हम उम्र कैद में ले जाएं, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए भी उनके पास सॉल्यूशन है। लेकिन इसके जवाब में नाथूराम गोडसे कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे फांसी की सज़ा दे दीजिए। इससे लोगों को ये एहसास होगा कि महात्मा गांधी की अहिंसा को फांसी लगी। अब एक और बुक जिसका नाम है द मैन हु किल्ड गांधी, जिसको लिखा था मनोहर मंगोलकर ने, और इस बुक में भी ये मेंशन है कि एक बार भीमराव अंबेडकर छुप कर भी मिलने जाते हैं नाथूराम गोडसे से, जहां पे वो ये चीज़ें बताते हैं उनको कि वीर सावरकर को भी नेहरू चाहते हैं कि विक्टिम बनाया जाए और सज़ा दी जाए या फांसी पर लटकाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा है। अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि क्यों इसको लंबे समय तक के लिए दबा के रखा गया, बैन करके रखा गया। सो जब इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे थे तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि नाथूराम गोडसे एक हद तक सही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो उन्होंने किया वो करने का तरीका थोड़ा सा उनका डिफरेंट था। आज के समय में अगर इसे बोले कि तरीका बड़ा कैजुअल था, सो ये चीज़ दूसरे तरीके से भी की जाती है, बट यहाँ मैं जज बनने की जगह मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो डिस्कशन को ही कंटिन्यू करता हूँ। सो उन 112 पेजेस में गांधी जी को मारने की जो वजह बताई नाथूराम गोडसे ने, जिसमें से पहली वजह ये थी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी के कारण, उनकी विचारधारा और उनके काम करने के तरीके के कारण काफ़ी सारे हिंदू और काफ़ी सारे हिंदुओं के परिवार उजड़ गए, नष्ट हो गए। भारत का विभाजन हुआ, भारत डिवाइड हुआ दो अलग कंट्रीज में, जो डिवीजन करने का अधिकार कभी भी किसी को नहीं था। इस बयान के आगे वो कहते हैं कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना एक पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं कि एक पापी हूं मैं, क्योंकि मुझे इस देश की अदालत के बाद जाके एक और अदालत पे ये बयान देना होगा और वहां अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाके मैं निर्दोष ही साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो मानवता के हित में किया है, इंसानों के लिए किया है, हिंदुओं के लिए किया है। अब आप समझ सकते हैं उनके इस बयान से कि उनको 1% का भी गिल्ट नहीं था कि उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत है। एक दूसरा आरोप लगाते हैं गांधी जी पर नाथूराम गोडसे, जहां पे वो ये कहते हैं कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम के डिवीजन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, ये प्रेजेंट तो ऐसा करते हैं कि हैं साथ में, लेकिन एक्चुअली में जो इनकी हरकतें हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद में जाके गीता भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर में आके कुरान ज़रूर पढ़ते हैं। इस गवाही में वो ये भी ऐड करते हैं आगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंडिया जो एक हिंदू कंट्री होनी चाहिए थी कायदे से, वो नहीं हुई। यहाँ पे भी जो डिवीज़न होंगे या होने वाले हैं वो सब के रिस्पॉन्सिबल गांधी जी ही हैं। उनका कहना इवन ये भी था कि गांधी जी ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो। आपको बता दो, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो रहे थे तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से ये डिसाइड किया गया था कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और पहली किश्त यानी कि 20 करोड़ रुपए की किश्त इमीडिएटली दे दी गई थी और बाकी के जो 55 करोड़ थे वो फर्दर आगे देने थे। लेकिन आगे 55 करोड़ मिल नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अटैक कर दिया था, कश्मीर पे भी अटैक किया था, जहाँ पे जिसके कारण हिंदू मुस्लिम फिर से शुरू हो गया और कई सारे हिंदुओं को इसके कारण काफ़ी इश्यूज हुए, काफ़ी लोग होमलेस हो गए। एंड देन सरदार पटेल ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो पैसे इनको देने थे, जो अमाउंट देने थे, वो अमाउंट नहीं दिए जाएंगे। इस चीज़ को लेके गांधी जी नेहरू जी के साथ मिलकर अनशन भी कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं पैसे उनको दे देने चाहिए, और गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर बना रहे थे। एट द एंड प्रेशर में आके पाकिस्तान को पैसे देने भी पड़े और दिया भी गया इंडिया की तरफ से। लेकिन यहाँ पे नाथूराम गोडसे का ये कहना था कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं की ऐसी तैसी हो रही, वहाँ पे आप कहाँ पे?
वहां पे आप क्यों रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, वहां पे आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं कि जो जज थे जिन्होंने ये सजा सुनाई थी, मौत की सजा नाथूराम गोडसे को, उन्होंने बाद में एक बुक लिखी मर्डर ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक के पेज नंबर 200 में अगर आप जाके पढ़ेंगे और वहां पे ये साफ साफ लिखा है कि वो जो जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया था वो ये लिखे हैं कि ये कहते हैं कि अगर हमारी जगह ऑडियंस को बैठा दिया गया होता या ऑडियंस की जूरी होती या एक वोटिंग होती कि नाथूराम को सजा दी जाए या ना दी जाए, डेफिनेटली ऑडियंस सजा नहीं देती। ये फैसला सुनाने वाले वो जज ने ऐसा कहा बाद में उस बुक में जाके। गांधी जी को मारने के केस में वीर सावरकर को भी इंक्लूड किया गया था, इनका भी नाम आया था, लेकिन नाथूराम गोडसे से पूछने के बाद नाथूराम ने साफ साफ डिनाई कर दिया था कि नाथूराम गोडसे का कोई भी रोल नहीं है पूरे के पूरे मर्डर में। अब आगे गोडसे का जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, अर्जुन ने बहुत से लोगों को मारा, इवन भीष्म पितामह जो कि पूजनीय थे उनको भी मारा। अब अगर आप सारे के सारे मिलकर उनको मर्डरिस्ट घोषित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि नॉलेज का सही तरीके से फ्लो आपके दिमाग पे नहीं हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आप एग्जैक्ट जो नॉलेज होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। इवन छत्रपति शिवाजी ने भी जिस तरह से अफजल खान को मारा था वो एक सही तरीका था मारने का, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अफजल खान उन्हें मार देते। अब गोडसे का यह भी कहना था कि गांधी जी डिस्करेज करते थे शिवाजी को, प्रताप को, गुरु गोविंद सिंह को, और ये कहते थे कि ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत पाथ है, इस पाथ को फॉलो नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अहिंसा को मार्ग को अपनाना चाहिए, और ये जो लोग कर रहे हैं इनको नॉलेज कम है। जबकि गांधी जी की लीडरशिप में ही कई बार हिंदू मुस्लिम हुआ, कई बार हिंदुओं पे अत्याचार हुए, कई हिंदू कन्वर्ट हुए मुस्लिम में, कई बार डिविजन्स की बात हुई, एंड एट द एंड डिवीजन भी हुआ, जहां एक पूरी की पूरी कंट्री को 1/3 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया या 1/3 हिस्सा उससे अलग कर दिया गया। और ये सारी की सारी चीजें इतनी सरल थी समझना, इतनी आसान थी समझना कि एक अंधा इंसान भी देख सकता था और एनालाइज कर सकता था कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा कहना था नाथूराम गोडसे का। उन्होंने इस चीज को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि गांधी जी इनके सामने कुछ भी नहीं थे, शिवाजी के सामने कुछ भी नहीं थे, छत्रपति शिवाजी हैं, गुरु गोविंद साहब इनके सामने उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा से बुराई करते आए हैं इनकी, कभी भी उन्होंने इनके शौर्य की तारीफ नहीं की। सो ये उनका बयान था दोस्तों। अब यहाँ पे मेरी कोई भी कोशिश नहीं है कि नाथूराम गोडसे को मैं हीरो बता दूं या गांधी जी को विलन बता दूं। मेरा ये एम था कि जो चीज़ 1968 तक दबाई रखी गई, जो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई, उस चीज़ को प्रोपोगेट करना, उस चीज़ को प्रमोट करना और लोगों तक पहुंचाना। अब डिसीजन आपके हाथों में कि आपको रिस्पेक्ट किसकी करनी है। ऑल दो रिस्पेक्ट करने या ना करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये आपका डिसीजन होगा कि किसे कितनी वैल्यू देनी है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं या नाथूराम की करते हैं। हाँ, अगर मेरा परसेप्शन लिया जाए या मुझसे पूछा जाए कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, तो पर्टिकुलरली नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, बट करने का तरीका जैसा कि मैंने पहले भी कहा वो जायज़ नहीं था। उस तरीके को चेंज किया जा सकता था और वो रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता था अगर वो चाहते तो। ऑल दो अगर वो नेक्स्ट स्टेप लेते, वो स्टेप जो हम सोच रहे हैं जो कि लीगल है, जो कहीं ना कहीं कानूनी कार्यवाही से होके गुजरता, ऐसी चीज़ में भी नाथूराम गोडसे की हार ही होती, बट स्टिल ये एक प्रोबेबिलिटी है कि हार होती। माइट भी अगर वो कुछ प्रूफ रखते, माइट भी अगर वो चीज़ों को सामने रखते सही तरीके से, तो चीज़ें सुनी जाती। या हो सकता है उस समय मैं नहीं रहा हूं तो लैक ऑफ नॉलेज आज मुझे हो, या मैं नहीं एनालाइज कर पा रहा हूं। अब हर एक समझदार इंसान अपने स्टेप्स सही उठाता है, लीगल दायरे में रह के उठाता है, मर्यादा में रह के उठाता है। हो सकता है उस वक्त यही उनकी मर्यादा रही हो, जो उन्होंने किया वो जायज़ हो उस लेवल पे उस वक्त। आज के लेवल पे, आज के वक्त पे तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। अब आज देखा जाए तो गांधी जी के लिए 100 ऐसी बातें निकल के आती हैं जो उनके अगेंस्ट में है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से हो या उनके प्रोफेशनल लाइफ से हो, लेकिन एक पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट आज भी करता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, और भले ही उन्होंने 1% का योगदान दिया हो, उस 1% के योगदान को भी कैलकुलेट करना चाहिए एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर वो एक इंसान रिस्पेक्टेबल है जो उस वक्त 1% का भी रोल प्ले कर रहा था देश को आज़ाद करवाने में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट मैं इंस्पायर हो सकूं और भी ऐसे कंटेंट पे काम करने पे और आपके सामने प्रेजेंट करने पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।